नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है पहले कौन, परिवार या प्यार। दीपक निशा की शादी को आज 1 साल पूरा हो गया था। दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थे। सालगिरह के मौके पर उन्होंने शाम को घर पर एक छोटा सा उत्सव समारोह रखा था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। अभी मेहमानों के आगमन में थोड़ा बहुत समय था। उन दोनों के अलावा घर में अभी कोई नहीं था। दीपक के माता पिता मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गए हुए थे। दीपक नया कुर्ता पैजामा पहनकर तैयार हो चुका था। निशा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। दीपक ने दरवाजे पर ठकठकाते हुए कमरे में प्रवेश होने की अनुमति मांगी। निशा ने हंसते हुए आंखों से अंदर आने का इशारा कर दिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो निशा। शादी वाले दिन की तरह ही दीपक ने निशा को देखते हुए बोला। 1 साल कैसे बीत गया ना, लगता है मानो कल की ही बात है। निशा ने अपने सामने लगे शीशे में देखते हुए अपनी साड़ी को ठीक करते हुए बोली, हाँ बहुत हंसी खुशी बीता है यह 1 साल। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जीवन में तुम हो। दीपक पास में ही लगे बिस्तर पर बैठते हुए बोला। अच्छा, मुझसे नहीं पूछोगे कि मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य तुमसे शादी करना। निशा ने जो उन दोनों के बीच दोस्ती पनप चुकी थी उसका इस्तेमाल करते हुए व्यंग्यात्मक तरीके से पूछा। दीपक निशा का व्यंग समझ तो गया था, फिर भी उसने कुछ असहजता सी महसूस की। उसका चेहरा इस वेदना को छुपाने में असमर्थ रहा। निशा ने इसे तुरंत भांप लिया। वह अपने श्रृंगार को छोड़कर दीपक के करीब पहुंची और बोली, तुम्हें पता है ना, मैं मजाक कर रही थी। हम दोनों पति पत्नी के अलावा काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। यह बात मेरे मन को कचोटती रहती है, इसलिए तुमको बताना बहुत ज़रूरी है। दीपक ने अपनी वेदना को जुबान देने की कोशिश करते हुए कहा। वह बहुत ही समझदार एवं संस्कारी लड़की थी। फिर एक दिन मैंने उसे अपने घर वालों से मिलवाने का फैसला कर लिया। मम्मी पापा काफ़ी नाराज़ हुए, पर फिर वह मिलने को राज़ी हो गए। लेकिन उनका मिलना ना मिलना एक बराबर ही रहा। उन्होंने मेरे सामने उसको खूब खरी खोटी सुनाई और मैंने जब बीच बचाव में कुछ भी बोलना चाहा तो मुझे भी लताड़ लगाई। इसके बाद मेरे और घरवालों के बीच हमेशा एक तनाव सा रहने लगा। मैं हर चीज़ में उनसे बगावत करने लगा, पर मेरे और विभा के बीच अभी भी रिश्ता वैसा ही था। उसके व्यवहार में भी मेरे लिए कोई बदलाव नहीं आया था और ना ही मेरे घर वालों के लिए कोई वैर भाव था। मैंने विभा को भागकर शादी करने का भी प्रस्ताव दिया, पर उसने मना कर दिया। वह चोरी छुपे कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं उसको पूरी शिद्दत से चाहता था और उसके लिए कुछ भी कर सकने की हिम्मत थी, पर घर वाले भी मेरी जिद के आगे चट्टान की तरह ही खड़े थे। उन्होंने मुझे समझाने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाए, काफ़ी भावनात्मक दांवपेच भी खेले। दीपक एक ही सांस में यह सब बोलते बोलते रुका। अभी तक उसने अपनी नज़र झुका ही रखी थी, लेकिन वह निशा के चेहरे के भाव देखने के लिए रुका था। निशा बहुत विश्वास के साथ यह सब सुन रही थी। दीपक की अंदरूनी डगमगाहट समझकर उसने उसका हाथ सहलाते हुए बोला, फिर क्या हुआ? दीपक ने भरोसा पाकर फिर बोलना शुरू किया। फिर एक दिन मुझे विभा ने मिलने के लिए बुलाया। मिलने पर उसने मुझसे ढेरों बातें की। फिर उसने मुझे
समझाना शुरू किया कि हम दोनों को अब अलग होना पड़ेगा। इस रिश्ते को वहीं पूरे सम्मान के साथ ख़त्म कर देने को कहा। मैंने उसको दिलासा देने के लिए कहा कि मैं दोबारा घर में शांतिपूर्ण तरीके से बात करके देखूंगा, पर उसने ऐसा करने को साफ मना कर दिया। उसने कहा कि बात उनको समझाई जाती है जिनको गलत सही की समझ नहीं होती। हमारे माँ बाप बहुत समझदार हैं, उनको कोई डर या लालच देकर कुछ करना सही बात नहीं होगी। वह अगर ज़बरदस्ती करके कल को इस घर की बहू बन भी जाती है तो इसमें किसी का भला नहीं होगा। शादी खुशी से होनी चाहिए, ना कि जोर ज़बरदस्ती से। किसी ना किसी को यहाँ त्याग करना ही होगा, तो बेहतर है कि हम दोनों ही करते हैं। मैंने विभा को बहुत समझाया कि मैं उसके बिना नहीं जी पाऊँगा। उसने बिना आँखों में आंसू लाए मुझसे सिर्फ एक ही बात कही कि अगर मैं उससे सच में प्यार करता हूँ तो फिर कभी नहीं मिलूँगा और अपने घर वालों की इच्छा अनुसार शादी करूँगा। उसने मुझसे वादा भी लिया कि मैं कभी उसके लिए अपने घर वालों के विरुद्ध नहीं जाऊँगा। मैं हर तरह से विवश था, पर उसके लिए मैंने कसम भी खाई। उसके बाद वहाँ से चली गई और फिर कभी मेरी बात नहीं हुई उससे। दीपक की आंखों से लगभग 2-3 आंसू टपक चुके थे। उसके आखिरी वाक्य के पूरे होने तक उसका सर फिर से झुका हुआ ही था। निशा ने अभी तक मुंह से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, पर जो सबसे अच्छी चीज़ वो कर सकती थी उसने की। धीरे से अपने पति को गले से लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। 2 पल की खामोशी के बाद दीपक बोला, उसके बाद पता है क्या हुआ? निशा के बिना किसी असहजता के पूछा। क्या हुआ फिर? दीपक ने कहा, फिर मैं जैसे तैसे घर आया। खुद को संभालते हुए मेरे पहुंचने से पहले घर में एक तांत्रिक बाबा पहुंचा हुआ था। मुझे उसके सामने बैठाया गया और वह बोलने लगा कि इस पर तो बहुत भयंकर वशीकरण किया हुआ है, काला जादू है। मुझे उसकी बातें सुनकर मन ही मन हंसी आई, पर मैं कुछ नहीं बोला। अजीब स्थिति थी मेरी। आंखों के सामने नौटंकी चल रही थी और सच्चाई मेरे प्यार की तरह बेबस कहीं खुदकुशी कर रही थी। मैं पागलों की तरह दहाड़ मार कर रोने लगा। काफ़ी रोया, बिना कुछ बोले मम्मी के गले लग के रोता रहा। इतना रोया कि रोते रोते सो गया, पर नींद में भी मुझे बस यही सुनाई दे रहा था कि यह सब उस चुड़ैल का किया धरा है। दीपक की बातें सुनकर अब निशा की आंखें भी भर आई थी। वह अपने पति की हृदय पीड़ा समझ रही थी। उसे दीपक पे असीम प्यार आ रहा था और साथ ही साथ दीपक के लिए सम्मान भी बढ़ गया था। उसे अपने लिए इतना तो मालूम चल गया था कि इस 1 साल में वह अपने पति की एक ऐसी दोस्त बन चुकी है जिसे वह कुछ ऐसा भी बता सकता है जो उसने सबसे छुपा कर रखा था। यह 1 साल उनके दाम्पत्य जीवन में एक नया मापदंड स्थापित करके जा रहा था। इधर दीपक के माँ बाप अपने बेटे की पहली सालगिरह की कामयाबी के तथाकथित सूत्रधार तांत्रिक बाबा को 21,000 की दक्षिणा देकर खुद को धन्य समझ रहे थे कि जो कुछ हुआ इसी तांत्रिक के कारण ही हुआ। आप सभी का धन्यवाद।